Hello everyone, I am Inanmu, next in Information Technology from Government Polytechnic Puri. In previous video, we have seen what is process, various process state, and process control block, which is created for each process. Okay, now in this video, we will see process scheduling with the help of three types of scheduler: short-term scheduler, long-term scheduler, and medium-term scheduler. सो व्हाट इज प्रोसेस शेड्यूलिंग। ठीक है, तो प्रोसेस क्या होती है? जो प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन होता है, जो मेन मेमोरी में लोड होता है, उसको एग्जीक्यूशन करना है, कुछ ऑपरेशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ सम इनपुट एंड प्रोड्यूस अ आउटपुट। ठीक है, तो जो शेड्यूलिंग होती है तो उसका मेन पर्पस होता है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन हमको मैक्सिमाइज करना है, यानी मैक्सिमम टाइम के लिए सीपीयू जो है वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, ना कि वो आइडियल स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, तो सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए हमने क्या कर दिया, फिर मल्टी प्रोग्रामिंग कर दिया। मीन्स एट अ टाइम वो मल्टीपल नंबर्स ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकता है। कब? जब हमारी जो प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग स्टेट में है, अगर उसको किसी इनपुट आउटपुट इवेंट आ गया या किसी इंटरप्ट आ गया या अदर कौन सा कारण के वजह से अगर वो प्रोसेस वेटिंग स्टेट में चली गई, तो जब वो प्रोसेस वेटिंग स्टेट में रहती है तो हमारा सीपीयू जो है वो आइडियल स्टेट में रहता है। तो वो सीपीयू आइडियल स्टेट में न जाके तब तक वो सीपीयू जो है वो अदर प्रोसेस को असाइन कर दिया जाता है फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पज। ठीक है, तो वो जो सीपीयू है वो दूसरे कौन से प्रोसेस को असाइन किया जाएगा, ऑन विच क्राइटेरिया असाइन किया जाएगा, कौन से जो फैक्टर है वो कंसिडर किए जाएंगे फॉर द असाइनमेंट ऑफ सीपीयू फॉर द पर्टिकुलर प्रोसेस फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पस। वो जो क्राइटेरिया होता है या डिसाइडेशन काम करने का जो काम होता है वो शेड्यूलर का होता है। ठीक है, सो process scheduling is the activity of the process manager that handle the removal of the running process from the CPU and the selection of another process on the basis of a particular strategy। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया है कि नंबर जो प्रोसेस है वो रनिंग है, बट कुछ कारण के वजह से जो भी इनपुट आउटपुट कारण होगा या इंटरप्ट का कारण होगा या चाइल्ड प्रोसेस का कारण होगा, जो भी कारण होगा उस कारण से वो वेटिंग स्टेट में चली गई है। तो अभी वेटिंग स्टेट में है तो सीपीयू जो है आइडियल स्टेट में है, तो आइडियल स्टेट में वो नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम दूसरे प्रोसेस को सिलेक्शन करते हैं और सीपीयू उसको असाइन कर देते हैं फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पस। ठीक है, तो वो जो सिलेक्शन है कि एक प्रोसेस वेटिंग में जाने के बाद दूसरी प्रोसेस हमको सिलेक्ट करनी है फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पस, तो वो सिलेक्शन कौन से क्राइटेरिया पे होगा, कौन से स्ट्रैटेजी पे होगा, तो वो स्ट्रैटेजी जो होती है उसको हम प्रोसेस शेड्यूलिंग बोलेंगे। ठीक है, then process scheduling is an essential part of a multi-programming operating system. Such operating system allow more than one process to be loaded into the executable memory at a time, and the loaded process share the CPU using time multiplexing. Yeah, multiple numbers of process are loaded into the main memory, and then that process are stored in the ready queue for the assignment of CPU, and that process sharing the CPU on the base of time पर। ठीक है, so this is process scheduling। then process scheduling queues है, हमको प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है, सीपीयू को असाइन करना है फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पस। तो हमारे सिस्टम में 3 क्यू होती है, तो उसमें की फर्स्ट होती है जॉब क्यू, सेकंड होती है रेडी क्यू एंड थर्ड होती है डिवाइस क्यू। तो जॉब क्यू हम किसे बोलेंगे? दिस क्यू कीप्स ऑल द प्रोसेस इन द सिस्टम। जो भी प्रोसेस है सिस्टम में वो प्रोसेस हम जॉब क्यू में होंगे। ठीक है, तो ये जो जॉब क्यू होता है यानी जो उसको रन होना है या एग्जीक्यूट तो होना है, वो प्रोसेस हमारे जॉब क्यू में होती है, जो भी क्रिएट की गई है ये प्रोसेस वो। ठीक है, फिर रेडी क्यू। रेडी क्यू में कौन कौन सी प्रोसेस होती है? जो मेन मेमोरी में
लोड की गई है और उसको अभी वो रेडी है फॉर द असाइनमेंट ऑफ सीपीयू। अगर वो सीपीयू को असाइन की कर दी गई नेक्स्ट पर टाइम के लिए तो वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, तो वो रेडी क्यू में होंगी, ठीक है। दिस क्यू कीप्स अ सेट ऑफ ऑल प्रोसेस रिसाइडिंग इन मेन मेमोरी ready and waiting to execute. A new process is always put in this queue, ठीक है। यानी जॉब क्यू में जो होगा प्रोग्राम्स, यानी जो एग्जीक्यूशन स्टेट में नहीं होंगी, सिर्फ जो प्रोग्राम सब क्रिएट किए गए हैं हमारे सिस्टम में वो जॉब क्यू में होंगे, क्योंकि उसको हमको कभी ना कभी एग्जीक्यूट करना है। बट रेडी क्यू में कौन से होंगे, जो मेन मेमोरी में लोड किए गए हैं, यानी हमको अभी वो एग्जीक्यूट करने हमने डिसाइड कर लिया है, तो वो जो मेन मेमोरी में लोड किए गए वो कभी भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं, जिसका प्रोसेस आईडी क्रिएट किया गया है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्रिएट किया गया है, वो रेडी क्यू में होंगे, ठीक है। और तीसरी है डिवाइस क्यू। डिवाइस क्यू अगर प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो उसको नंबर्स ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस लगते हैं, तो हर एक डिवाइस की एक डिवाइस क्यू होंगी, यानी स्कैनर लगता है मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेस क्यू, तो स्कैनर का एक डिवाइस क्यों होगा, प्रिंटर का एक डिवाइस क्यों होगा, जितने नंबर ऑफ आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है उतने नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के डिवाइस क्यों होंगे, ठीक है। द प्रोसेस विच आर ब्लॉक्ड ड्यू टू अनअवेबिलिटी ऑफ आईओ डिवाइस कंस्टिट्यूट दिस क्यू, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ क्यू है जो सिस्टम में अवेलेबल होती है, जॉब क्यू, रेडी क्यू एंड डिवाइस क्यू। Then process scheduling queue. The OS can use different policies to manage each queue. FIFO, first in first out, राउंड रॉबिन प्रायोरिटी, ये हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। अभी वो मैनेज करने के लिए क्यू को ये सब जो अल्गोरिदम है सीपीयू शेड्यूलिंग अल्गोरिदम का यूज होता है। देन ओएस शेड्यूलर determines how to move process between the ready queue and job run queues, which can only have one entry per processor core on the system. In the given diagram it has been merged with a CPU. Okay, now this is a queuing diagram for process scheduling. अभी इसमें क्या होता है, ये क्यू दिए गए हैं, जॉब क्यू, ये रेडी क्यू एंड ये आईओ रिक्वेस्ट के लिए फिर यहाँ पे इनपुट आउटपुट क्यू या डिवाइस क्यू होंगे, ठीक है। तो ये जॉब क्यू में क्या होगा, जो भी हमारे सिस्टम में प्रोग्राम क्रिएट किए गए हैं वो जॉब क्यू में होंगे, यानी जॉब क्यू जो होता है वो हमारे कहाँ पे होता है, वो हमारे सेकेंडरी मेमोरी में, या अदर नेम है इसका डिस्क। जो भी सेकेंडरी मेमोरी में जो प्रोग्राम स्टोर होंगे वहाँ पे ये जॉब क्यू होता है। फिर आता है हमारे प्रोग्राम जॉब क्यू से सिलेक्ट होकर रेडी क्यू में। तो रेडी क्यू जो होती है मीन्स हमारे जो प्रोग्राम है वो मेन मेमोरी में लोड किए जाते हैं या प्राइमरी मेमोरी में लोड किए जाते हैं, इसलिए जो हमारी रेडी क्यू होती है वो हमारे मेन मेमोरी में होती है, मेन मेमोरी में होती है, ठीक है। फिर अभी रेडी क्यू से फिर प्रोसेस सिलेक्ट होने के बाद कुछ क्राइटेरिया पे सिलेक्ट होती है और उसको सीपीयू जो है हमारा असाइन हो जाता है। फिर सीपीयू असाइन होने के बाद कुछ इवेंट ऑकर होते हैं जिस कारण से वो जो हमारी रनिंग प्रोसेस है वो वेटिंग स्टेट में चली जाती है, और वेटिंग स्टेट में चले जाने के बाद हमको और से फिर जो सीपीयू है वो आइडियल स्टेट में चला जाता है। तो सीपीयू आइडियल स्टेट में नहीं जाना चाहिए, हम इसलिए और से जो दूसरी प्रोसेस है वो सिलेक्ट करते हैं रेडी क्यू से और सीपीयू उसको असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो फिर ये इवेंट कंप्लीट हो जाने के बाद और से वो जो वेटिंग स्टेट है प्रोसेस का वो चेंज हो जाता है टू रेडी क्यू। फिर और से उसको सीपीयू असाइन हो जाता है, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है और यहाँ से जो वो प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाती है और यहाँ से वो एंड हो जाती है, ठीक है। तो ये क्यूइंग डायग्राम है प्रोसेस शेड्यूलिंग का। तो सबसे पहले जो हमारी प्रोसेस होती है वो जॉब क्यू में होती है, फिर जॉब क्यू से हमारी प्रोसेस सिलेक्शन होता है, कौन सी मेमोरी को हमको एग्जीक्यूट करना है हम उसको सिलेक्ट करते हैं और मेन मेमोरी में लोड करते हैं। तो कौन सी प्रोसेस हमको मेन मेमोरी में लोड करना है वो डिसाइड करने का जो काम होता है वो हमारे
डिसाइड करने का जो काम होता है वो हमारे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का होता है। ठीक है, तो हमारे पास 3 शेड्यूलर है फॉर द प्रोसेस शेड्यूलिंग। तो उसमें का फर्स्ट है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, सेकंड है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड थर्ड है मीडियम टर्म शेड्यूलर। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या है? सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस फ्रॉम जॉब क्यू टू रेडी क्यू, मीन्स लोडेड अ प्रोसेस फ्रॉम जॉब क्यू टू मेन मेमोरी। ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का वर्क होता है या फंक्शन होता है। देन रेडी क्यू में जो भी प्रोसेस होती है फिर वो सिलेक्ट की जाती है ऑन सम क्राइटेरिया टू असाइन द सीपीयू फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पस। तो सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस फ्रॉम रेडी क्यू एंड असाइन द सीपीयू टू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज डन विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है? सिलेक्ट द प्रोसेस फ्रॉम रेडी क्यू ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया एंड असाइन द सीपीयू फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पज। ठीक है, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर हो गया और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर हो गया। फिर अभी ये रन हमने सिलेक्ट कर दी प्रोसेस, जॉब क्यू से रेडी क्यू में भी आ गई, रेडी क्यू से वो अभी एग्जीक्यूटिंग स्टेट में भी आ रही, रनिंग स्टेट में भी आ गई। अभी वो वेटिंग स्टेट में किस किस कारण से जा सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट उसका जो कारण है या रीज़न है वो है इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट। अभी ये जो प्रोसेस होती है जो भी 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेस होती है। फर्स्ट वन इज द सीपीयू बाउंड प्रोसेस एंड सेकंड वन इज द आईओ बाउंड प्रोसेस। ओके, तो सीपीयू बाउंड प्रोसेस किसको बोलेंगे हम? जो ज़्यादातर सीपीयू पे ज़्यादा काम करती है और इनपुट आउटपुट डिवाइस पे कम काम करती है। ठीक है, तो उसको सीपीयू का टाइम ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू इनपुट आउटपुट डिवाइस का टाइम। तो जिसको सीपीयू टाइम ज़्यादा लगता है उसको हम सीपीयू बाउंड प्रोसेस बोलेंगे, और जिस प्रोसेस को इनपुट आउटपुट डिवाइस का टाइम ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू सीपीयू तो उसको हम आईओ बाउंड प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, सो सीपीयू अगर यहाँ पे रन हो रहा है, सॉरी सीपीयू में हमारी प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है और एग्जीक्यूट होते होते उसको एक इनपुट चाहिए फ्रॉम यूजर साइड। ठीक है, तो जब तक इनपुट नहीं आएगा तब तक वो यहाँ पे वेटिंग स्टेट में जाएंगी। तो जब तक वो वेटिंग स्टेट में जाती है तब तक वो आइडियल स्टेट में रहता है, तो आइडियल स्टेट में नहीं रहना चाहिए, इसलिए वो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर दूसरे प्रोसेस को सिलेक्ट करता है फॉर द असाइनमेंट ऑफ सीपीयू। ठीक है, तो वो आईओ रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पे आती है। फिर आईओ रिक्वेस्ट में भी अगर मल्टीपल नंबर्स ऑफ रिक्वेस्ट आई है प्रोसेस की तो वहाँ पे भी एक क्यू होती है। फिर वो क्यू में जब उसका नंबर आएगा उसको इनपुट डिवाइस असाइन होता है, वो वहाँ पे ऑपरेशन कंप्लीट करता है, ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद वो उससे रेडी क्यू में जाता है। ठीक है, दूसरा इवेंट है जिस कारण से वो वेटिंग स्टेट में जा सकती है वो है टाइम स्लाइस एक्सपायर्ड। अभी टाइम स्लाइस एक्सपायर्ड आपके टाइम शेयरिंग सिस्टम में होता है या राउंड रॉबिन सिस्टम में होता है। उसमें क्या होता है, एक टाइम स्लाइस दिया जाता है या टाइम स्लॉट दिया जाता है। जैसे 1 मिनट का टाइम स्लॉट होगा तो हर प्रत्येक 1 मिनट के लिए ही वो जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होंगी, और 1 मिनट एक्सपायर होने के बाद जो वो प्रोसेस है वो वेटिंग स्टेट में चली जाएंगी, और नेक्स्ट जो प्रोसेस होंगी रेडी क्यू में उसको जो सीपीयू है वो असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम स्लाइस एक्सपायर्ड है, यानी अगर उसका प्रोसेस टाइम स्लाइस या टाइम स्लॉट एक्सपायर्ड हो गया तो वो वेटिंग स्टेट में जाएंगी, और फिर वो उसका नंबर आने के बाद वो उसे रेडी क्यू में चली जाएंगी। देन थर्ड इवेंट है जब हमारी प्रोसेस वेटिंग स्टेट में जाएंगी वो है फॉर्क अ चाइल्ड। अभी ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में लागू होता है ये रीजन फॉर वेटिंग पर्पस। यूनिक्स में क्या होता है, एक आधी प्रोसेस रन हो रही है तो वो उस प्रोसेस की ओर से चाइल्ड प्रोसेस बनाती है, उसकी ओर से चाइल्ड प्रोसेस बनाती है विद द हेल्प ऑफ फोर्क सिस्टम कॉल्स। तो यहाँ पे चाइल्ड प्रोसेस जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाती तब तक वो जो मेन प्रोसेस है या पेरेंट प्रोसेस है वो वेटिंग स्टेट में रहती है, और फिर चाइल्ड प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद फिर वो जो पेरेंट प्रोसेस है वो रेडी क्यू में चली जाती है। एंड फोर्थ रीजन है वेट फॉर एंड इंटरप्ट। अभी एक हरी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है और उसको हाई प्रायोरिटी का इंटरप्ट आ गया है, यानी कुछ सिस्टम स्लिप हो गई है या अदर कुछ काम आ गया है या बूट में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो वो
इंटरप्ट होता है, उसमें हाई प्रायोरिटी होती है, तो तब वो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन है वो वहाँ पे स्टॉप हो जाता है और वो वेटिंग